हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेटवर्क लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में। बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के बाद इस वीडियो में हम नेटवर्क कंपोनेंट्स जितने भी आपके नेटवर्क थ्योरी में यूज़ हो सकते हैं उन सब को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क कंपोनेंट्स का मतलब है कि आप अगर जो पढ़ेंगे अभी जो पूरा का पूरा लेक्चर होगा अभी नेटवर्क का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके आ सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स मतलब इन्हीं सारे कंपोनेंट्स पे पूरा का पूरा नेटवर्क का खेला हो जाता है। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस जो आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर इक्वेशन बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट और द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एक प्रॉपर इक्वेशन के थ्रू वो रिलेटेड होते हैं और उस इक्वेशन को मतलब हमें डिस्कस करना है और उस इक्वेशन को जो भी एलिमेंट फॉलो करें उस कैटेगरी में हम उसको बाइफरकेट करते जाएंगे। तो अब मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके। तो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है रजिस्टर। ठीक, तो रजिस्टर जो है वो सर्किट एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से ऑफर करता है कि जो आपका एलिमेंट जो इक्विवेलेंट एलिमेंट बनता है, जो लम्प्ड एलिमेंट बनता है। लम्प्ड मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई तार है, ठीक है, वायर है, इतना लंबा वायर है। अब ये कॉपर का वायर है, तो कॉपर का वायर ऐसा तो होगा कि नहीं कि मतलब ये पूरा का पूरा मतलब रेजिस्टेंस लेस होगा, इम्पॉसिबल है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस होता है। या फिर आप ये भी यही समझ लीजिए कि आपका कोई मतलब एक जो हम रजिस्टर ट्यूब जो यूज़ करते हैं लैब वगैरह में आप यूज़ करते होंगे, इसमें भी तो एक वायर ही लगी होती है जिसकी रेजिस्टिविटी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो अब हम लोग नेटवर्क में क्या करते हैं ना, हम अपने ऑब्जेक्ट्स या फिर उसको लंप कर देते हैं। लंप करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका एक वायर है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं कि बिल्कुल ही आइडियल वायर है। आइडियल वायर का मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। और जो इंटायर वायर का रेजिस्टेंस था ना, हम उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई वो बिल्कुल यहाँ तक सीमित है, बस इतने एरिया में सीमित है ये, इतने एरिया में। और उसके बाद इसके पीछे बिल्कुल आइडियली बिहेव कर रहा है। मान लीजिए इसी किसी सर्किट का पार्ट है, तो क्या हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे के सारे रेजिस्टेंस को है ना, हमने एक छोटा सा मतलब एरिया में इसको मतलब इकट्ठा कर लिया और बोला कि हाँ भाई सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है पूरे के पूरे वायर का। तो इसको हम लोग बोलते हैं लंपिंग। लंपिंग मतलब कि हमने क्या किया कि कंबाइन कर दिया एक जगह और बोला कि पूरा पूरा आइडियल। इससे हमारे एनालिसिस को ईजी हो जाता है करना, किसी भी चीज़ के एनालिसिस को। पावर सिस्टम में आप पढ़ते होंगे कि मतलब पावर सिस्टम तो बहुत लंबा लंबा होता है, आप पावर सिस्टम में लंप नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत लंबा पावर सिस्टम हो तो मतलब आपका जो ट्रांसमिशन लाइन अगर बहुत लंबी हो तो उसमें लंप्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। छोटे ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जा सकता है, वो तो पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क में तो सारे छोटे छोटे ही होते हैं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आराम से हर एक एलिमेंट को लंप कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को ऐसा नहीं है कि आपको फिर डिफरेंशियल लगा के पूरे वायर में आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा हर एक, ठीक है। तो अगर आपने मान ली रजिस्टर ट्यूब के लिए भी आपने देखा, तो रजिस्टर ट्यूब में भी इसको मान के चलते हैं कि हाँ पूरा का पूरा रजिस्टर ट्यूब का जो रेजिस्टेंस है वो एक जगह इकट्ठित है और सारा का सारा जो है आपका पार्ट ऑफ द सर्किट बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस है, ठीक। तो अब रजिस्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब आप किस चीज़ को रजिस्टर बोल सकते हैं, उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जो भी एलिमेंट उस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगा उसको हम रजिस्टर बोल देंगे। यहाँ पे नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। अब कौन सा इक्वेशन है वो, कि मतलब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट हो, एक्स एलिमेंट है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस वी है मान लीजिए, और उसके थ्रू जो करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई जो फ्लो कर रहा है, तो अगर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस इट, तब हम उस एलिमेंट को रजिस्टर बोल देंगे, ठीक है ना। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अब यही फिर वो बारहवीं वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि वी इक्वल्स टू के इंटू आई। तो अब वी इक्वल्स टू के इंटू आई के लिए क्या बोलते हैं उसको कि वी इक्वल्स टू आर इंटू आई। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो आर के बराबर क्या हो गया, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब ये आर क्या है आपका, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर,
अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि R इक्वल्स टू रो टाइम्स L बाई ए करके भी एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला का डेरिवेशन भी मैं करवा सकता हूँ। इस फार्मूला का डेरिवेशन आता है आपका EMT के कॉन्सेप्ट से। EMT में क्या बोलते हैं, J इक्वल्स टू K टाइम्स E। अब यहाँ पे J है आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ठीक, और E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट होता है, ये EMT में यूज़ होता है। अब इससे हम लोग लिख देते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा आपका है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर है, उसको हम लोग यहाँ पे सिग्मा बोल रहे हैं। अब J को इन टर्म्स ऑफ वो लिखें अगर, मतलब EMT के कॉन्सेप्ट में J क्या होता है, J होता है आपका करंट अपॉन एरिया, I अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, क्योंकि ये कंडक्टिविटी होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आपको कंडक्टिविटी के बराबर है। E को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो अभी मैंने क्या डिस्कवर किया था यहाँ की, मतलब V इक्वल्स टू आर टाइम्स आई, तो V अपॉन आई किसके बराबर था, R के बराबर था। तो V अपॉन आई को हम लोग इक्वेट करते हैं इस तरफ, तो R किसके बराबर आ जाएगा, R इक्वल्स टू रो टाइम्स L बाई ए। तो रो आपका हो गया आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, L हो गया आपका लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आपका A अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट बोलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मतलब मैं बोल तो दूँ कि A इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन कई दफ़ा होता है ना, मान लीजिए मैं आपको एक लॉग ये दे दूँ, मतलब स्टील का वो दे दूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने तार जो है, ठीक है, आपने अगर मान लीजिए तार मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस लगाया, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा ना, वो ये वाला बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, और लेंथ आपका ये वाला बनेगा, ठीक। तो फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा अलग। अभी मान ली सेम ही एलिमेंट है, अब सेम ही एलिमेंट में मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि भैया नहीं, मैं इधर से नहीं, मैं इधर से बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक, इस साइड से और इस साइड से, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये वाला हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक। ये सब माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको जानना ज़रूरी है, वरना इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर कई दफ़ा ऐसे पूछ देते हैं, छोटे सवाल ही होते हैं, गलती हो जाती है, ऑप्शन में दोनों रहेंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब अलग अलग फार्मूले डिराइव किए जा सकते हैं, बस उसी को फेरबदल करके V अपॉन आई इक्वल्स टू आर वाले फार्मूले में। अब मैं इसको क्या करूँ कि दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर दूँ, वी आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब वी आई इंटू टी कर दूँ मान लीजिए, ठीक, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो वी आई इंटू टी किसके बराबर होता है, वी आई होता है पावर के बराबर, टी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उसे तो वो हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन अपॉन आई स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस के। ये सब तो डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तो एग्ज़ाम के टाइम अगर पूछेगा इस टाइप से तो आप खुद ही उसको यूज़ कर लोगे इस फॉर्मूले को, लेकिन फिर भी एक पता होना चाहिए कि ऐसे भी किया जा सकता है इसको अरेंज, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में नहीं क्लिक करता है ये, ठीक। चलिए, ये हो गया रजिस्टर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग दूसरे एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एलिमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है आपका इंडक्टर। चलिए, अब इंडक्टर हमारा दूसरा एलिमेंट होगा इंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को हम डिफाइन करने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन किसके बीच में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट और द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। तो इंडक्टर हम उस टाइप के एलिमेंट को बोलते हैं, मतलब उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसके अक्रॉस ये वाला मैथमेटिकल इक्वेशन दोनों के बीच में फुलफिल हो सके। कौन सा इक्वेशन है वो, कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द element is directly proportional to the rate of change of current flowing across it। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मान लीजिए मैं V से रिप्रेजेंट करूँ तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका A है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल प्लस माइनस V है, उसके अक्रॉस करंट I फ्लो कर रहा है, तो V इक्वल्स टू या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, ठीक।
ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब ये जिस भी एलिमेंट में हो रहा हो ना, उस एलिमेंट को हम इंडक्टर बोल देंगे। अब इंडक्टर कैसे बनता है, वायरिंग कैसे होती है उसकी, या फिर मतलब कॉइल्स कैसे बनाते हैं इंडक्टर के, या फिर कॉइल बनाते ही मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी होती है, इंडक्टेंस भी होती है, ये सब कॉन्सेप्ट तो मतलब सिंपल से, उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से उतना इसका वो नहीं है रोल। बस ये जान लीजिए कि कभी कभी पूछ लेते हैं लोग कि मान लीजिए, जैसे आपको पता होगा कि अगर मैं किसी भी वायर को कॉइल करूँ ऐसे, तो इसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि कारण ये मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करने लगता है अपने अंदर, इसके अंदर एक इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन एक वायर है तो इसमें बेसिकली, अब मैंने लंप वाला चीज़ बताया था आपको, तो ये एक एज अ प्योर इंडक्टर बिहेव करेगा प्लस एज अ रजिस्टर बिहेव करेगा। तो ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो क्वेश्चन आएगा तो अपने आप वो बन जाएगा। वो पैरामीटर्स ऐसे डिफाइन होते हैं कि वो किया जा सकता है, उसको आसानी से किया जा सकता है। तो ये मतलब यूनिक प्रॉपर्टी ऐसी आती क्यों है कि मतलब वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी हो जाता है। ये होता है इसलिए है ना, क्योंकि एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं ये लोग। ये क्या करते हैं ना कि जैसे ही इस एलिमेंट के थ्रू अगर कोई मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप डालेंगे, तो इसमें क्या होगा ना कि मतलब अब जैसे मान लीजिए आप कॉइलिंग मैंने किया, मैंने आपको सिंपल कॉइल भी बता दूँ, तो अगर आप एम्पियर्स का जो लॉ होता है ना, थंब रूल वगैरह लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को आपने मतलब इंटेंसीफाई कर दिया बहुत सारी कॉइल करके, तो क्या होगा ना कि एक एज अ मैग्नेटिक फील्ड स्टोरिंग डिवाइस बन जाएगा। तो अभी होता क्या है ना कि मतलब मैंने जो ऐसे ज़बरदस्ती इसको इतना सारा कॉइल दे दिया ना, उसके कारण से क्या होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसके कारण एक वोल्टेज डेवलप होता है। अगर मैंने उसके अंदर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक या चेंजिंग मतलब करंट दौड़ा दी उसके अंदर, तो ठीक है। और वो किस फॉर्म में उसको स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। अब इसी में आपके फैराडेज लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह आ जाते हैं। पहला मैं सिंपली बता दूं तो सिर्फ पहला लॉ ये बोलता है कि मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चेंजिंग करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है। ये फैराडे का लॉ है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंजिंग करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अक्रॉस फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, तो उस फ्लक्स लिंकेज के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ डेवलप होता है। अब सेकंड ये है कि जो डेवलप्ड ईएमएफ हुआ है ना, उसका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, ठीक है। वो सिंपली वही जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है ना, उसी का एक मतलब विस्तृत रूप है, मतलब एडवांस या फिर उसको एलेबोरेटेड फॉर्म बोल लीजिए या फिर एक लॉ के फॉर्म में बोल लीजिए, वो है ये फैराडे का लॉ, ठीक। अब कुछ इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं इंडक्टर के लिए। मैंने क्या बोला था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। अब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे अगर, तो वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा, ठीक। चलिए मैं आपको अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करा देता हूँ। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको फैराडेज लॉ से आता है। फैराडेज लॉ में आपको बताया अभी क्या होता है कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल चेंजेस विद टाइम देन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाए, इसको जाए से रिप्रेजेंट करते हैं, लिंकिंग अ कॉइल, चलिए मैं आपको अब इसका इक्वेशन डिराइव कर देता हूँ। इसका इक्वेशन आपका फैराडेज लॉ से ही आएगा, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जाए लिंकिंग विथ कॉइल, कोई भी मतलब कॉइल है या फिर इंडक्टर ही मान लीजिए, चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम मतलब हमने किसी टाइप का चेंज दे दिया उसको, या फिर हमने मोशनल चेंज दिया, या फिर हमने साइनसॉइडल चेंज दे दिया इलेक्ट्रिकल इनपुट के थ्रू ही, चेंजेस विथ टाइम देन एंड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस इट। और सेकेंड लॉ ये होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी इक्वल्स टू डी साई बाई डी टी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अपना जो आपको बताया कि मल्टी टर्न कॉइल जो होते हैं, तो साई जो होगा, मान लीजिए फ्लक्स था, ठीक है, पाई एक कॉइल के थ्रू, तो साई जो हो जाएगा एन टाइम्स पाई हो जाएगा। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब बस मैनिपुलेट करना है इक्वेशन को, जैसे आप कर सकते हैं, आपको जिस फॉर्म में चाहिए।
ज़ाई इक्वल्स टू एन फाइव को मैं लिखूँगा यहाँ पे, अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो डी एन फाइव बाई डी टी। अब एन तो कांस्टेंट है, तो एन आ सकता है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी उससे बाहर आपका डिफरेंशियल से, एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं, उसको आप लिख दीजिए बी इक्वल्स टू एन डी फाइव बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक, अब ये जो एन डी फाइव बाई डी आई होता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एल से। तो v हो जाता है किसके बराबर, v इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया इक्वेशन का डेरिवेशन जो मैंने ऊपर लिखा था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें। ठीक है, अब एक और छोटी सी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब v इक्वल्स टू मैं मान लीजिए इसको ऐसे लिख दूँ, d टाइम्स एल आई बाई डी टी। ये किसके बराबर था, अभी मैंने किया था ना ऊपर, v इक्वल्स टू डी टाइम्स एन फाइव बाई डी टी। अब इसका एनालॉजी निकालें कि एल आई इक्वल्स टू एन फाइव। एन फाइव किसके बराबर था, ज़ाई के बराबर, तो ज़ाई के बराबर हो जाएगा ये। ठीक, तो एल आई इक्वल्स टू एन टाइम्स फाइव, तो एल ऐसे भी निकाला जा सकता है, एन टाइम्स फाइव अपॉन आई। अब क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेंशन है, उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बदलता जाएगा। लेकिन एक बार डिराइव कर लीजिए, एक बार उसका क्वेश्चन कभी बना लीजिए, या फिर अब देख लीजिए ना कैसे हो रहा है, तो कभी दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ आएगा हाँ भाई इसको ऐसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक, एल निकालने का तरीका हो गया आपके पास। अब जैसे आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, उसी तरह सिमिलरली आपका मैग्नेटिक सर्किट भी होता है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एनालॉजी होती है। मतलब जिस हिसाब से मान लीजिए आपका हम बोल दें कि अगर हम किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो करता है, तो उसके एनालॉजी में एक हो सकता, एक बनता है इधर मैग्नेटिक सर्किट में, अगर हम किसी मतलब मैग्नेटिक स्पेसिमेन के अक्रॉस एमएमएफ अप्लाई करें तो उसके अक्रॉस एक फ्लक्स डेवलप हो जाता है, और जो उसके लिए रेजिस्टेंस होती है जो उस फ्लक्स के डेवलपमेंट में, उसको हम लोग रिलक्टेंस बोल देते हैं। चलिए मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, मतलब एक प्रॉपर नोट्स टाइप बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए ही देखूँ, ठीक है, या फिर मैं अगर मैग्नेटिक सर्किट का ही बना के दूँ आपको, कोई मान लीजिए ट्रांसफार्मर का पार्ट है। ठीक, ये हो गया, मैंने यहाँ पे फोर्सिंग एजेंट दे दिया आपको, साइनसॉइडल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि ये करंट फ्लो कर रही है जिसकी मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रही है, साइनसॉइडल वेरिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के फॉर्म में है, लेकिन जब मैं इसको कंसिडर कर लूँ ना, तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने मान लीजिए साइनसॉइडल वेरिंग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट जो है आपका कोर के अंदर होगा। ठीक, कोर के अंदर होगा, तो जो कोर के अंदर का जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन मैं किस चीज़ की बना रहा हूँ, मैं फ्लक्स की डायरेक्शन बना रहा हूँ। ये फ्लक्स का डायरेक्शन निकालने का भी तरीका है, आप थंब रूल लगा लीजिए, राइट हैंड थंब रूल, तो उससे भी आ जाएगा आपको कि मैंने मान लीजिए यहाँ के इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव माना, यहाँ से अप्लाई किया, फिर राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में इस वाले टर्मिनल है। तो इसका मैं इक्विवेलेंट मान लीजिए बनाऊँ अगर, तो ये तो आपका सप्लाइड था, तो मैं इक्विवेलेंट अगर बनाऊँगा तो इसका इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाऊँ। ठीक, ये आपका हो गया फोर्सिंग एजेंट। फोर्सिंग एजेंट एफ को हम लोग बोल देते हैं एमएमएफ। यहाँ पे एमएमएफ मतलब जो डेवलप हुआ है साइनसॉइडल वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, जो एमएमएफ मैग्नेटोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ है, उसके कारण जो आपका स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने कोड बनाया है, जो स्पेसिमेन है जिसका रिलेक्टेंस आरएल है। ठीक है, आरएल मतलब अभी मैं डिस्कस करूँगा, जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे आरएल होता है, और इस आरएल में हमने क्या किया, एक फ्लक्स डेवलप कर दिया, फ्लक्स फाई। ठीक, अब ये एफ है एमएमएफ, इसकी वैल्यू होती है एन टाइम्स आई के बराबर। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस में देखें, एन टाइम्स आई आपका है जो आपने करंट दिया है, इधर आई जो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट दिया है, तो अब एन आई
इक्वल्स टू फाई टाइम्स आर एल, वही V इक्वल्स टू आई टाइम्स आर, ठीक है। तो आर एल किसके बराबर हो गया, आर एल इक्वल्स टू एन आई अपॉन फाई, ठीक। तो आपका आर एल हो गया एन आई अपॉन फाई के बराबर, ठीक है। अब जैसे मैंने आर एल के लिए डेवलप किया था, आर एल इक्वल्स टू रो टाइम सॉरी रेजिस्टेंस के लिए जो मैंने बोला था ना, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो टाइम्स एल बाई ए। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मान लीजिए मैं अगर माइक्रोस्कोपी में घुस जाऊँ, आपका ई एम टी वाला फॉर्मूला लगाने लगूँ, तो उसमें आर एल का फॉर्मूला पता है क्या आ जाएगा, एल अपॉन म्यू टाइम्स ए। यहाँ पे सेम वही एल आपका लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन है और ए जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाथ इन विच फ्लक्स इज डेवलप्ड। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, अगर फ्लक्स किसी और डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है तो उसका पाथ का एरिया भी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब एल के लिए मैंने अभी फॉर्मूला निकाला था, एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। अब एल के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में कई बार होता है छुपा के वैल्यू दी रहती है, फिर एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला रिलेट नहीं हो पाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस एल को रिलेट कर रहे हैं रिलेक्टेंस के साथ। अब रिलेक्टेंस के साथ रिलेट करने के लिए हमारे पास बस फाई का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ एन और आर एल, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं एल इक्वल्स टू एन को फाई को हम पुट कर देते हैं एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस के बराबर। एम एम एफ क्या मैंने बोला था, एन टाइम्स आई अपॉन आर एल। अब यहाँ से क्या होगा, आई और आई कट जाएगा, तो एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स रिलेक्टेंस आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इंडक्टेंस एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन आर एल। चलिए हो गया इंडक्टेंस। अब इंडक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और बचा है इसमें, मतलब एनर्जी के बेसिस में बचा है कि अब एनर्जी कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है ना। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अक्रॉस फ्लो कराते हैं किसी इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो जो एनर्जी स्टोर होता है ना उसके अंदर, उसका फॉर्मूला हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर इंटू टी। अब पावर इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर आता है। अब अलग अलग तरीके से इसको रिलेट कर लीजिए। अभी मैंने आपको दिखाया था कि मतलब ज़ाई इक्वल्स टू एल आई के इक्विवेलेंस हो सकता है, तो ज़ाई स्क्वायर बाई 12 भी बन जाएगा ये, या फिर हाफ ऑफ ज़ाई टाइम्स आई भी बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग। इक्वल्स टू हाफ टाइम्स एल आई स्क्वायर और हाफ ऑफ ज़ाई टाइम्स आई, या फिर हाफ ऑफ ज़ाई स्क्वायर बाई 12, ठीक। यहाँ पे करंट जो आई है ना, आई इंस्टेंटेनियस करंट है। अब यहाँ इंडक्टर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं, नहीं बहुत वर्बोस हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो, ज़्यादा डिटेल में गए तो। फेजर डायग्राम वगैरह मैं बाद में बता दूंगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो रेजोनेंस वगैरह में, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर भी उस मैथमेटिकल इक्वेशन, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से पक्का रिलेटेड होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में। अब कैपेसिटर उस टाइप के एलिमेंट को बोलते हैं जिसका जो है ना करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, ठीक है ना। और जो इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी के बराबर हो जाता है, ठीक। तो इसमें भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ खास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एनर्जी का रिलेशन निकाल लेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए कि क्या होता है इसमें और इस कैपेसिटर और इंडक्टर में एनालॉजी बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटर क्या करता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर तो आपने पढ़ा होगा 12वीं में कि मतलब कैपेसिटर क्या होता है कि दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, प्लस या माइनस, ठीक। इसको प्लस इसको माइनस, तो इसके अक्रॉस एक मतलब चार्ज इंड्यूस हो जाता है, प्लस वाले के अक्रॉस माइनस हो जाएगा, माइनस वाले के अक्रॉस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डेवलप हो जाएगा क्योंकि प्लस को रिपेल कर देगा, अब सारे नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे करके बैटरी को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना, कहीं इसके पास नहीं डिस्चार्ज होने का। तो इसको हम अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी भी स्टोर हो रखा होगा इसके अंदर। तो एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर इंटू टाइम।
तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इससे इक्विवेलेंस निकल जाता है क्यू इक्वल टू सी टाइम्स वी। अब क्यू इक्वल टू सी टाइम्स वी को यहाँ पुट करिएगा तो इसे बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी या फिर क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सब इक्विवेलेंट है एक दूसरे के सारे फॉर्मूले कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसा वैल्यू दिया हुआ उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी पूरी की पूरी सीरीज़ मैं आपको ख़त्म कराऊंगा नेटवर्क की, धीरे धीरे सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ और जानना हो, कोई और सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।